गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो कि एक सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल है किसी भी यूकेरियोटिक सेल का, जिसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था एक ब्लैक बॉडी के रूप में, डार्क कलर बॉडी जो कि इजीली स्टेन हो रही थी क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गेनेल था, बेसिक डाई से स्टेन हो रही थी और इसको फ्लेमिंग नाम दिया था। फ्लेमिंग ने इसमें क्रोमेटिन नाम दिया था। फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन वो मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल उसे कहते हैं या क्रोमेटिन फाइबर्स भी कहते हैं। अब बात आती है इंटरफेस न्यूक्लियस की। नेक्स्ट लाइन में देखो, इन्होंने इंटरफेस न्यूक्लियस के बारे में बताया। इंटरफेस न्यूक्लियस क्या होता है? इंटरफेस वो स्टेज होती है सेल डिवीजन की जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, यानी कि सेल रेस्टिंग स्टेट में होता है। उस दौरान न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में पाया जाएगा, ना कि क्रोमोसोम्स के रूप में। क्रोमोसोम्स अगर होंगे तब तो सेल डिवाइड कर रहा होता है। तो इंटरफेस न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? दो मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये दोनों मेम्ब्रेन जहां पर एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, इस तरह से, वहां पर इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इन न्यूक्लियर फोर्स का ये सिग्निफिकेंस होता है कि इनके आर मटेरियल्स का ट्रांसफर होता है अंदर से बाहर। इसके अंदर एक या एक से ज्यादा डार्क स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसके अलावा प्रेजेंट होता है फ्लूइड जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर और न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है राइबोसोमल आरएनए और साथ में डीएनए और प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो कि पैकेजिंग का काम करते हैं, डीएनए पैकेजिंग का। वो प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, दो तरह के प्रोटीन होते हैं। यह है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद इन्होंने देखो क्या क्या दिया है। द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन फाइबर्स कहाँ पाई जाती है? यहाँ क्रोमेटिन फाइबर्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। ये न्यूक्लियोलाई है। न्यूक्लियोलस का प्लूरल न्यूक्लियोलाई। ठीक है। और ये जो फ्लूइड इसमें पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 10 to 50 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। इसके बाद called a perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of cytoplasm. Outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum. Outer membrane के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके सरफेस पर क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम। ठीक है। इस तरह से राइबोसोम्स यहाँ पर अटैच हैं। At a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by fusion of two membranes, है ना, वो मैंने बताई है। These nuclear pores are passages through which the movement of RNA and protein molecule takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm.
नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, एक न्यूक्लियस हर सेल में होता है, लेकिन एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी किसी सेल्स में पाए जा सकते हैं। जैसे कि पैरामीशियम के अंदर एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, पैरामीशियम। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, डिवीजन होगा वर्क का, कि कुछ का फंक्शंस वो करेगा और कुछ फंक्शंस वो करेगा। नॉर्मली न्यूक्लियस का फंक्शन होता है कंट्रोल करना सेल के अंदर की एक्टिविटीज, तो कुछ एक्टिविटीज एक करेगा, कुछ दूसरा करेगा। कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? एक तो एग्जांपल ये रहा, दूसरा एग्जांपल फंजाई है। फंजाई के अंदर भी हमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद इरिथ्रोसाइट्स, अब कुछ मैच्योर सेल में न्यूक्लियस होते भी नहीं, जैसे इन्होंने इरिथ्रोसाइट का एग्जांपल दिया। इरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल, जब वो मैच्योर होते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि वो पूरी तरह से मॉडिफाई किसके लिए हो गए, गैसियस ट्रांसपोर्ट के लिए। दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। सीव ट्यूब सेल्स, तो सीव ट्यूब सेल्स कैसे होते हैं? सीव ट्यूब सेल्स वो ट्यूबुलर सेल्स हैं जो कि फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं, जिनका फंक्शन वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वुड यू कंसिडर दीज सेल्स एज लिविंग? तो उसका आंसर है ये सेल्स लिविंग तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं, तो इसीलिए हम इन्हें लिविंग कंसिडर करेंगे, क्योंकि अपने फंक्शंस तो कैरी आउट करते हैं। इसके बाद आगे आता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें कि न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन पाया जाता है। Nucleoli are spherical structure present in nucleoplasm. Content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm, as it is not a membrane bound structure. ठीक है, तो इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। It is a site for active ribosomal RNA synthesis. वो मैंने बताया कि यहाँ पर राइबोसोमल RNA पाया जाता है, वो सब इसके अंदर से बनता है। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये राइबोसोमल आरएनए आगे चल के राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में हो जाए, और ये राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स बनाएगा, और राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो इसका मतलब जिस सेल में जितने ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे होंगे, उसके न्यूक्लियस में उतने ही ज्यादा क्या होंगे, न्यूक्लियोलस होंगे। ये उन दोनों के बीच का कोरिलेशन है। इसके बाद बात आती है कि इंटरफेस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, जिन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया। ये फाइबर्स असल में क्या है, ये डीएनए और इन हिस्टोन प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है। तो डीएनए प्लस हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स, और क्रोमेटिन फाइबर्स का कंडेंस्ड फॉर्म जो होता है, जो कि इंटरफेस न्यूक्लियस के अलावा प्रेजेंट होता है सेल डिवीजन के दौरान, उसको कहते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। उसी के बारे में उन्होंने आगे बताया। देखो लिखा है उन्होंने, क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो सम आरएनए। A single human cell has approximately 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। तो एक ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है, और जैसा कि तुम जानते हो कि सेल होता है बहुत ही छोटा, तो इतने कम स्पेस में इतना लंबा डीएनए का मॉलिक्यूल कैसे पैक किया गया है, वही चीज़ पढ़ने वाली है ना। डीएनए पैकेजिंग 12th क्लास में है, लेकिन उसमें हम इतना समझ सकते हैं कि मेन रोल होता है प्रोटीन्स का, हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इसके बाद बात आती है एवरी क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पर हमें समझाया। सपोज करो कि ये क्रोमोसोम की एक आर्म है और ये क्रोमोसोम की दूसरी आर्म है। इन दोनों आर्म्स को हम कहते हैं क्रोमेटिड्स, और दो क्रोमेटिड्स जो एक क्रोमोसोम बनाते हैं उनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। जहां पर ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बीच में इसको दबे होते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन।
प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का दूसरा नाम सेंट्रोमियर है। यहां पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। कई बार ऐसा होता है कि इनके एंड को टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर पर कई बार इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम में ज्यादातर रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, यानी कि उनका फंक्शन अननोन है, बस वहां पर रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो फंक्शंस क्या होती है। ये जो सेंट्रोमियर है यानी कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यहां से जुड़े होते हैं एस्ट्रल फाइबर्स। एस्ट्रल फाइबर्स जिनको एक नाम और देते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो इस क्रोमोसोम को कनेक्ट करेंगे सेंट्रियोल से। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि सेंट्रियोल वो चीज होती है जो कि सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ पुल करती है, ठीक है। तो कैसे पुल करती है? इन फाइबर्स की मदद से पुल करती है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स होते हैं। अब वो क्या, एक एंड तो जुड़ा रहता है सेंट्रियोल से और एक एंड जुड़ा रहता है किससे? इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी सेंट्रोमियर से। तो इस तरह से वो उसे खींचती है। अब ये वाला जो पॉइंट है जिसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, और ये वाला पॉइंट जिसको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों कहते हैं वो तुम देख ही रहे हो कि यहाँ अंदर को दबाया और यहाँ भी अंदर को दबाया। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अब देखो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं इनका फंक्शन क्या है? ये यहाँ पर इन कॉन्स्ट्रिक्शंस को हम क्या कहते हैं? ये प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। इनकी लोकेशंस के हिसाब से क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे अगर ये एकदम बीच में होता है तो इसको नाम दिया जाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन अक्सर एग्जाम में आती है। तो अगर वो एकदम बीचों बीच लोकेटेड है सेंट्रोमियर यानी कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो क्रोमोसोम को कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर वो सेंटर से थोड़ा साइड में लोकेटेड है तो उसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर वो थोड़ा और साइड में लोकेटेड है तो उसे कहेंगे एक्टोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और अगर वो बिल्कुल एंड पर मौजूद है तो उसे कहेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और जैसा कि तुम खुद ही सोच सकते हो कि मेटासेंट्रिक के केस में अगर बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ये उसकी आर्म्स है, तो आर्म्स दोनों साइड में बराबर होगी। सब मेटासेंट्रिक के केस में क्या होगी? आर्म्स छोटी होंगी। एक्टोसेंट्रिक के केस में एक और छोटी हो जाएगी, एक और बड़ी हो जाएगी। और टीलोसेंट्रिक के केस में क्या होगा? वो बिल्कुल ही एंड पर पहुंचने के कारण बहुत ही छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। टर्मिनल सेंट्रोमियर का मतलब बिल्कुल एंड में सेंट्रोमियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर इन्होंने दिया है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में, जिसे सैटेलाइट कहा जाता है, ठीक है। ये इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, उसका नाम है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या होती है? माइक्रोबॉडीज ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेजाइकल्स कहना चाहिए उन्हें। वेजाइकल का मतलब होता है पैकेट। ये ऐसे पैकेट्स होते हैं जिन पैकेट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? इनके अंदर पाए जाते हैं एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को स्टोर करने का काम करते हैं। और किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। These are minute vesicles that contain various enzymes are present in both plant and animal cell, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइजेस करोगे तुम लोग, और नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स।